हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है, जो कि आपको पता है हम 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हेडिंग डालेंगे पहले कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अब इस टॉपिक को हमें वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज का। ऊष्मा सोपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा सोपी सॉरी शेष शेषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शेषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा और का अपशोषण होता है, जैसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लेता हूँ कि मैंने लिया कि Na एक हमारा कोई एलिमेंट्स है प्लस आयोडीन। रिएक्शन कराऊंगा मैं, क्या मिलेगा Na और आयोडीन मिलेगा मुझे। ठीक है, एक तो ये क्या हमारी कौन सी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है या क्या होती है या किसे कहते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। तो आप लिखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अपशोषण होता है उसे ऊष्मा सोपी सॉरी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें हम कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन लिया है प्लस ऊर्जा आपको पता ही है, तो हमें रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या HI मिला हमें, क्या है हमारे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके बन गया। तो हमारी एक रिएक्शन हो गई कंप्लीट। जैसे अब हमें बैलेंस करना है, तो 2 हमारे हाइड्रोजन के अणु हैं और 2 आयोडीन के, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा है इसमें सेकंड एग्जांपल, हमने लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस, आपको पता है ऊर्जा है, ऊर्जा तो इनमें होगी फ्रेंड्स। अब हम इन्हें को क्या रिएक्शन कर देते हैं हम, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NO क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हमारे N के भी 2 परमाणु हैं और O के हमारे 2 परमाणु, तो हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें यहाँ पर, तो ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी ऊष्मस्वपी अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स। इस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगले हेडिंग ला लेंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स। विस्थापन समझिए आप पहले कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हमारे दो कोई यौगिक हैं या अणु हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अणु के यौगिक हों, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि 2 अणु ले लिए किसी भी, मैंने जैसे कि लिया Fe लिया प्लस SO4 ले लिया मैंने प्लस SU ले लिया, या आप CO भी ले सकते हैं, CO और SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने जो परमाणु लिया है वो परमाणु तो अलग विखंडित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा अलग अलग समूह में। और एक जो हमारा लिया है मैंने, वो जो यहाँ पर लिया है मैंने एक अलग परमाणु, वो किससे आकर जुड़ जाएगा, हमारा सेकंड वाले परमाणु, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमारा, यहाँ ये ऐसे है, तो इसकी जगह हमें रखना है क्या, Zn लग जाएगा हमारा। फिर यहीं पर दिख रहा है Zn, रख दिया इसकी जगह हमने Zn, तो हमारा ये जिंक सल्फेट हो गया हमारा ये, और हमारा क्या CO अलग हो गया निकल के बाहर। तो यही तो है। अब देखते हैं हम डेफिनेशन के माध्यम से क्या कहती है डेफिनेशन हमारी। डेफिनेशन आप हेडिंग डालेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्या होती है, किसे कहते हैं फ्रेंड। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो लिखेंगे आप इसमें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ Zn प्लस CuSO4 ले लिया मैंने। अब हमें Cu की स्थान का जगह हमारा कौन ले लेगा, Zn ले लेगा फ्रेंड्स। यही हमारी क्या हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। तो हमें क्या देखो ले लिया मैंने यहाँ, सॉरी यहाँ इसने ले लिया, किसकी जगह ले ली, यहाँ पर इसने Zn ने किसकी जगह ले ली, Cun की जगह ले ली इसने, किसकी Cu की जगह, और Cu हमारे क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये वेन का जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो हमारे ये और ये भी देखो सेकंड एग्जाम्पल में भी यही है हमारा, यहाँ पर एक तरफ Fe प्लस SiO4। ठीक है, SiO4 है। अब
FeV किसकी जगह ले लेगा, SU बाहर, सॉरी CU बाहर निकल जाएगा और Fe आ जाएगा इसकी जगह, CU की जगह, और बाकी हमारा सेम रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्विव विस्थापन अभिक्रिया फ्रेंड्स। अभी हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, अब पूछ रहा है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसमें हमारा एक एलिमेंट अलग करता था, दूसरे में जुड़ जाता था, उसे हटाकर। अब इसमें क्या है, दो एलिमेंट होंगे, इसमें दो एलिमेंट होंगे एक एलिमेंट्स के अंदर, तो वही हमारा क्या है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ लिखा है डेफिनेशन, आप हेडिंग डालेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया, लिखेंगे उसके बाद कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या, आयनों का विस्थापन, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है फ्रेंड्स, इधर से चीजें ले रहे हैं, उधर दे रहे हैं, इधर से लिया है, उधर से दिया है, तो ये क्या है, हमारा द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, मैंने लिया है यहाँ पर, क्या मैंने लिया है सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, उदाहरण के तौर पे लिया मैंने, दोनों को मैंने हीट कराया, रिएक्शन कराई मैंने इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिल जाएगा क्या, NaCl मिलेगा मुझसे, यहाँ पर ये इसके साथ बनाएगा तो मुझे एक NaCl मिल जाएगा, और क्या मिलेगा मुझे, एक मिलेगा मुझे बेरियम सल्फेट, क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट, और एक मुझे क्या मिल जाएगा, NaCl। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी द्विव विस्थापन अभिक्रिया फ्रेंड्स। तो यही हमारी क्या कहलाती है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया फ्रेंड्स। ये दो एलिमेंट्स हैं, आधा आयनों का क्या हो रहा है, हमारा आदान प्रदान हो रहा है, ये देखो ये इसमें आ रहा है, Cl उस Na के साथ आ रहा है, और सोडियम Ba के साथ आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का या आयनों का फ्रेंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं, आयनों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा की अच्छे तरह समझ में आया होगा आपको फ्रेंड्स, वो वाला टॉपिक। आप देखते हैं उपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, अपचयन क्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया मतलब जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपको, जैसे मैंने लिया क्या, आप दो समूह मैंने ले लिया Na, तो Na सॉरी नहीं N ले लिया मैंने, नाइट्रोजन ले लिया। अब मैंने लिया यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस, मैंने O2 से क्रिया कराई, सॉरी यहाँ सीधे से लिखता हूँ मैंने लिया Na प्लस O2, रिएक्शन हीट कराऊंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, NO2। अब हमारा O यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस हमारी अभिक्रिया, तो हमारी ये बैलेंस अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, क्यों, क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और क्या कहते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा यहाँ पर कम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है या कम हो रहा है, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या गेन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही है, डेफिनेशन देखते हैं क्या है, आप हेडिंग डालेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अपचयन अभिक्रिया आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उसमें क्या, कि आपने अपचयन अभिक्रिया हेडिंग डाली, उसमें लिखेंगे आप ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण जैसे कि मैंने आपको Na वाला बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब मैंने यहाँ पर और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, तो हमने बना लिए आदान, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन हमारा त्याग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, यही हो रहा है। Cu भी देखो इसमें यही हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। आपको पसंद, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कि
अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ये 3 अभिक्रियाएँ होती हैं, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, ठीक है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को मिलाकर ही हमारी क्या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोनों अभिक्रिया होती हैं तभी हमारी क्या रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि 2 परमाणु हैं, ऐसे मैंने लिया CO, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर तो CO वाला लिया है मैंने, यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैंने ले लिया क्या Na प्लस O, ऑक्सीजन प्लस H2 हो गया। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Na तो मिलेगा ही मुझे, प्लस NO2 मिलेगा, प्लस जल मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? जल। H के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक है, ठीक है। O कितना है यहाँ पर? 1, 1 इधर है। यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ। हो गए। H के 4, H के 4, N के 2, N के 2, O के 2, 2। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये कहलाएगी हमारी अपचयन अभिक्रिया फ्रेंड्स। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि आप हेडिंग डालेंगे कि अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, किसे कहते हैं? और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा अपचयन और उपचयन और रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इन्हें व्याख्या सरण समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए फ्रेंड। तीनों को ही एक साथ एक्सप्लेन किया। अपचयन या अपचयन में, अपचयन या उपचयन में क्या डिफरेंस पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। ये रिडॉक्स में पूछ लेगा आपसे अंतर, रिडॉक्स और अपचयन में, रिडॉक्स में अंतर बताइए। ये दोनों को डिफाइन करवाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब डालेंगे आप हेडिंग के अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसे लिखेंगे इसमें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो या कमी हो, उसे ही अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं फ्रेंड्स। उसका डिफरेंट है ये क्या, वहाँ पर हाइड्रोजन त्याग रहा था और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा था। यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है या त्याग रहा है ऑक्सीजन अपने आप को, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये उसके डिफरेंस है, सेम है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था, एक और ले लेते हैं। यहाँ पर लिया मैंने कि CuO प्लस हाइड्रोजन ले लिया, रिएक्शन करा दी मैंने, एक CO हो जाएगा और H2O हमारा जल वहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जल हमारा बाहर निकल गया तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ में आई होगी अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब देखेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है हमारा अपचयन भी होना चाहिए और उपचयन भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि अब लिखेंगे अब डेफिनेशन में आप हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। मैंने भी आपको बताया था दोनों होने चाहिए तभी हमारी क्या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, हमने CuO प्लस हाइड्रोजन से करा दिया जल। अब हमारा हाइड्रोजन क्या बनाएगा? जल। O से मिलकर तो जल भी बनाएगा, तो हमारा जल बन गया। तो ये क्या है हमारा? अपचयन हो जाएगा हमारा, उपचयन सॉरी उपचयन हो जाएगा। अब हमारा अपचयन Cu तो अलग निकल रहा है तो हमारा ये क्या होगा? अपचयन होगा। तो ये लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर। तो जल क्या हो जाएगा हमारा? अपचयन सॉरी उपचयन, उपचयन है। और ये हमारा क्या है? अपचयन हो जाएगा। तो ये दोनों है इसमें, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, कहती है, यह अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों ही होने चाहिए तभी हमारी क्या रेडॉक्स अभिक्रिया होगी फ्रेंड्स। अच्छे से आपको समझ में आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया आपको समझ में आई होंगी। आप तीनों में डिफरेंस भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा की अब इनके प्रभाव के बारे में देखेंगे। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है फ्रेंड्स? अपचयन दैनिक जीवन प्रकृति है, जैसे हमारा रेगुलर की दिनचर्या है उसमें हम क्या क्या होता है हमारा दैनिक जीवन में फ्रेंड्स। देखते हैं दैनिक जीवन का। आप हेडिंग डालेंगे संरक्षण, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आता है
तब ये संरक्षितता होती है। इस प्रक्रिया को संरक्षितता का नियम कहते हैं या संरक्षितता कहते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे दैनिक जीवन में इसमें उदाहरण है, जैसे कि एग्जाम्पल लिए मैंने, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। ये हमारे इसके उदाहरण हो गए किसके, दैनिक जीवन उपचयन अभिक्रिया में प्रभाव। तो संरक्षण का नियम है इसमें एक, और इसका ये क्या है, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आपको समझ में आएगा, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या कहलाते हैं, कारण इस प्रभाव स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए, प्रभाव पर प्रकाश डालिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते। तो आप लिख सकते हैं कि आप हेडिंग डालेंगे संरक्षण, इसमें लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती है। इस अभिक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे चांदी के ऊपर काली परत, कॉमा दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना, और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है चढ़ना लोहे पर जंग लगना। तीनों एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। कम से कम 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक इसके बाद और है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों टॉपिक के बाद हमारी ये वीडियो लास्ट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड्स। देखते हैं कि इसमें क्या है। अब पूछ रहा है विकृत गंधता, इसे ही के उदाहरण 1-2 पॉइंट है, पूरा है तभी आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये दैनिक जीवन के उपचयन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, विकृत गंधता कि विकृत गंधता, उसमें एक हेडिंग है, आप लिखेंगे विकृत गंधता, लिखेंगे उसके अंदर फिर क्या, तेल व वसा के उपचेतित होने पर जाने वाले विकृत हो जाते हैं तथा इनकी गंधक और व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकरण मिलकर आत्मा भोज्य पदार्थ को निर्मित कर पात्र में होता है, रखा जाता है। इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल के साथ आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने पर सबसे बचाया जा सकता है। जैसे कि आलू का चिप्स का पैकेट होता है हमारा, उसमें जो गैस फैली होती है वो हमारे किसका मतलब सीलने से बचा जाता है। तो कौन सी गैस होती है हमारी, नाइट्रोजन गैस। उससे क्यों, आपने देखा होगा चिप्स का आप पैकेट लाते हैं दुकान से, आप उसमें देखते हैं हवा भरी होती है, और जो हमारे आपको पता है इतने दिन का आलू हो जाता है हमारा, तो वो उसमें सीला हुआ क्यों नहीं होता, नरम क्यों नहीं होता है, एकदम करारा रहता है, कुरकुरा सा। तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है हमारी, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज से। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड चैप्टर कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।